Hello everyone, welcome to my About Bio. This is your Shivani ma'am. So guys, here is the biggest news for all the AIMS aspirants. अब ये बिगेस्ट न्यूज़ क्या है बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एम्स के रजिस्ट्रेशन में। और वो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है, जितने भी मेरे स्टूडेंट से बात हुई है, मैक्स स्टूडेंट्स के साथ ये है कि उनका बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। मिस्टेक कहाँ पे की होगी? आपने जो अपनी इमेज अपलोड की होगी वो क्लियर नहीं होगी। मैक्स केसेस में मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है कि ब्लर है बैकग्राउंड। एम्स ने क्लियरली बताया हुआ था कि भाई वाइट बैकग्राउंड होना ही होना चाहिए, एंड आप लोगों ने वाइट बैकग्राउंड नहीं रखा है। किसी ने जो थंब इम्प्रेशंस लगाए हैं वो क्लियर नहीं है। सिर्फ तीन चीजें एम्स मांग रहा था, आपकी क्लियर फोटो, आपका थंब इम्प्रेशन और आपका सिग्नेचर। यही आप अच्छे से अपलोड नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे आप एम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो आपका अप्रूवल करा दे? नहीं करना है ऐसे। तो तीनों चीजों को अगर आपको दिख रहा है कि आपका वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक, तो एक बार चेक करो अपलोड्स में जाके अपने, और वहां पे देखो कि क्या एम्स ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है आपकी फोटो, थंब इम्प्रेशन या फिर थर्ड वन आपके सिग्नेचर को एडिट करने का। अगर एडिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इट मीन्स एम्स ने आपकी उस इमेज को रिजेक्ट कर दिया। तो आप उसको एडिट करो, एडिट करके फिर एक दो दिन बाद फिर से लॉगिन करके चेक करो, आपका वेरीफाई मिल जाएगा। कोड जनरेट कर लो, फाइनल पेमेंट कर लो। एक और इशू हमारे बच्चों को यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि पेमेंट हो गया है लेकिन अपडेट नहीं हुआ है साइट पे। उसके लिए भी हमारी एम्स ने एक नोटिफिकेशन में ये बताया है कि भाई अगर आपका पेमेंट कट गया है आपके अकाउंट से, तो 24 आवर्स तक प्लीज आप वेट करो कोई भी क्वेरी रेज करने से पहले। 24 आवर, अगर 24 आवर के बाद भी आपका अपडेट नहीं हो रहा है आपके एप्लीकेशन में कि आपने पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, तो उस केस में आप इनको मेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अभी जरा ये देख लो बेसिक रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि हमारा लास्ट डेट था 16 मार्च, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके हमारा 20 अप्रैल कर दिया गया है। देखो, एक महीने से ज्यादा आप लोगों को अब टाइम दे दिया गया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो बहुत आज मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ कि एम्स नर्सिंग क्या है, एम्स पैरामेडिकल क्या है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितनी आपको एडमिशन होने के बाद फीस देनी पड़ेगी, काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा आपका एम्स के अंदर, और आपका हॉस्टल के चार्जेस क्या रहने वाले हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ आपके एम्स नर्सिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो ट्राई करना वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने एम्स का फॉर्म फिल किया है तो वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो पहली चीज, बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट है 20 अप्रैल। फिर उसके बाद कोड जनरेशन आप कब तक कर सकते हो? 28 अप्रैल तक आप कोड जनरेशन अपना कर सकते हो, और फाइनल पेमेंट आप 28 अप्रैल तक ही कर सकते हो। ये है हमारा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। बच्चों जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं ना, जो आपने वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग किसी किसी स्टूडेंट ने फिल कर दिया, वो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए सिर्फ बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल है। उसके अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं, किस किस एम्स में सीट है, वो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो पहली चीज सबको क्लियर है, डेट एक्सटेंड हुई है। लेटेस्ट डेट क्या है, नोट डाउन करके रख लो, जिसने नहीं अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो आगे की जो मैं चीजें बताऊंगी उसको देखना, एंड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना। चलो, अभी हम चलते हैं आगे। सो अभी देखो, अभी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ओपन करके रखा है आपका प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस बच्चे लेटेस्ट वाला है, जो अभी 2023 के लिए एम्स ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया है। अब इस प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी डिटेल्स है। पेजेस इसके अंदर 63। अब आप लोगों को मैं बोलूंगी कि बच्चों मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, पढ़ लेना। 100% मेरे को पता है कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला है। तो इसमें प्रोस्पेक्टस को मैंने पूरा पढ़ लिया है वर्ड टू वर्ड। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, मैं वो आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करा दूंगी। तो जरूरी होगा कि जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन करने बैठोगे ना, तो वहाँ पे लिख लेना बेसिक बेसिक चीजें कि हाँ मैम ने इतनी इतनी चीजें मेरे को बताई थी, मेरे को पता होना चाहिए। बिकॉज एटलीस्ट किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये वाला एम्स टारगेट करना है, इसके अंदर इतनी सीट्स है तो मेरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एडमिशन लेने की। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए। तो सब ध्यान से सुनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा अपने पास लिख लेना, या प्रोस्पेक्टस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, इसमें ही हाईलाइट कर लेना। चॉइस आप लोगों का है। क्लियर? पढ़े हम इसको। तो सबसे पहले पेज पे एम्स ने अपने अलग अलग ब्रांचेस हम लोगों को बताया है कि किस ब्रांचेस के अंदर
कितने कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अब हमारे पास, मेरे को पता है हमारे जितने भी बच्चे हैं मैक्स वो दिल्ली से हैं, तो हम जरा एक बार दिल्ली में ही देख लेते हैं कि भाई मेरे पास कौन कौन है। सबसे पहले बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है आईज डॉक्टर। ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आप बीएससी ऑप्टोमेट्री करोगे एम्स से तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। अगर आप मेडिकल रेडियोलॉजी और इमेजिंग, बिकॉज बहुत बच्चे बोलते हैं मैम इसमें होता क्या है कोर्स के अंदर, वो भी मैं सिखाऊं बताऊंगी आप लोगों को कि इन कोर्सेज का ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जैक्टली। फिर आता है मेरा डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। फिर आपका बीएससी इन एच नर्सिंग मतलब ऑनर्स नर्सिंग, ये आपको करना है। तो इसका मतलब ये 6 कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे बच्चों के लिए एम्स न्यू दिल्ली से करने के लिए। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे एम्स हैं, जैसे कि हमारा एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में हम लोग एमएलटी कर सकते हैं, बीएससी इन एमएलटी कर सकते हो, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन आप वहां से कर सकते हो। कहाँ से? नागपुर से। या फिर ऋषिकेश से अगर आप जा सकते हो, ऋषिकेश में बहुत अच्छा एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी है, स्लीप टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है एम्स के सभी ब्रांचेस के अंदर। क्लियर है? चलो आगे। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कैसे कैसे होने वाला है। अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आप लोगों को देना है वो होगा एग्जैक्टली exactly। बच्चे यहाँ पे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम फीस कितना होगा, तो बच्चों नोट कर लो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन फीस होगा 2000। एंड बहुत बच्चे बोलते हैं मैम ज्यादा है, ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है ना, क्योंकि सिर्फ आपको 4 साल देने हैं यहाँ पे। और 4 साल में आपको 100% मतलब यहाँ पे ये बोला जाता है कि बच्चों 99% पॉसिबिलिटी होते है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आपने अगर 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग एम्स से कर रहे हो तो एम्स ही आपको जॉब देगा। 99% बच्चों का जॉब मिलता है। और जॉब भी ऐसा वैसे नहीं कि 10 से 20 थाउजेंड वाला मिल रहा है। जो स्टार्टिंग होता है, अगर आप एम्स में एज ए नर्स की तरह असिस्ट करते हो तो 85,000 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद 2 मंथ्स के बाद आपको 1 लाख तक चला जाता है। देन ईयर टू ईयर ये आपका एक्सटेंड होकर 2 लाख तक चला जाता है। जितनी एक डॉक्टर की सैलरी होती है ना एम्स के अंदर, उससे कम आपकी सैलरी नहीं होगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एमबीबीएस में भी जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, तो एमबीबीएस भी करो। एमबीबीएस आप कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा एमबीबीएस, या मैं इतने साल नहीं दे सकता हूँ, मुझे जल्दी जॉब चाहिए, अच्छी एंड सिक्योर जॉब चाहिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एमबीबीएस में भी आपको पता है उसके बाद 5 साल एमबीबीएस करते हो, उसके बाद एमएससी एमडी आप लोगों को करना पड़ता है एक अच्छा क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए, एक अच्छी जॉब लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, एम्स के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। और एम्स आपके फोन के रिचार्ज तक आपको पे करता है अगर आप वहीं पे रह के जॉब करते हो तो। आपका खुद का कुछ एक्सपेंस नहीं होगा, आपको रहने के लिए, आपको खाने के लिए, छोटी छोटी डिमांड्स आपकी वहां पे पूरी होंगी। ठीक है? तो 2000 कुछ नहीं है इसके सामने। फिर इसके बाद जो हमारे ओबीसी एनसीएल वाले हैं उनकी भी 2000 है, एसटी वालों की 1600 है, एसटी वालों की भी 1600 प्लस ईडब्ल्यूएस की भी 1600 है। जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई फीस नहीं है। और मोड ऑफ पेमेंट जब आप पे करोगे ना, तो आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। एक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। क्लियर? चलो, इतना सबको पता चल गया है, अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को बतानी कि भाई एम्स हमारे पास आखिरकार टोटल कहाँ कहाँ पे एम्स प्रेजेंट है। तो एम्स जो है ना हमारा, सबसे पहले है हमारा न्यू दिल्ली के अंदर। ये तो सभी को पता है बिकॉज हमारे बच्चे दिल्ली से। दिल्ली के अलावा एम्स हमारा रायपुर में है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स भोपाल है, एम्स बठिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, दियोघर, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर एंड मंगलगिरी एंड पटना। ऐसे मिला के टोटल मेरे पास कितने एम्स हैं बच्चों? 14 एम्स है। अब ये इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए भी अच्छी है जो नीट कर रहे हैं। और अपना कोई एक टारगेट बना लो कि भाई मेरे को तो एम्स नागपुर में ही जाना है। किसके थ्रू जाओगे? नीट के थ्रू जाओगे, अच्छे मार्क्स लेके आओगे, कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स लेके आओगे। क्लियर? चलो, तो टोटल हमारे पास कितने एम्स हुए? 14 एम्स हो गए हैं हमारे पास। अब आते हैं हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है। कि सपोज करो मेरे पास एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने बोला कि मैम मेरे को मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी करना है एम्स से, लेकिन आप मेरे को ये बताओ मुझे वहां पे क्या सीखने के लिए मिलेगा।
ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो पहली चीज, आपको अगर आप एम्स से कर रहे हो तो एम्स में आप जाके आपको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब ऐसा समझ लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप एक ईयर में वो आपको पूरा ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन, तभी तो आप किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पेशेंट का एक्सरे कर पाओगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि एम्स की जो बेस्ट से बेस्ट लैब है वहां, ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं कि आपको पढ़ाते ही पढ़ाते रहेंगे। जो हमारी नर्स होंगी, नर्सिंग में सिर्फ आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स के लिए, क्योंकि एम्स का जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। पैरामेडिकल में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों जा सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पैरामेडिकल कर रहे हैं, एक बार मैं पैरामेडिकल वालों को बता देती हूँ कि आप लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सब सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ जितनी भी एम्स के लैब हैं उन लैब्स में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको एक्सरे करना है, एक्सरे करते टाइम क्या क्या प्रोटेक्टिव मीजर्स आपको यूज करने हैं, उनके ऊपर कैसे वर्क करना है, वो जो मशीन्स है रेडियोलॉजी वाली, वो उनका क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, अल्ट्रासाउंड कैसे किया जाता है, एमआरआई कैसे किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स को कैसे स्टडी किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। और एम्स की लैब में आप लोगों को सारी चीजें सिखाई जाएगी। और आपका एक बार कोर्स फिनिश होने के बाद आप उसी लैब में आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है। फिर उसके बाद आपको एक्सरे ऑपरेट करना भी सिखाया जाएगा, इमेजिंग जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं सब आप लोगों को सिखाए जाएंगे वहां पे। किससे रिलेटेड? रेडियोलॉजी और इमेजिंग से रिलेटेड। ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए किसी भी इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, एंड प्रोड्यूस टीचर्स फॉर द फ्यूचर। और पहली चीज कि आप एज ए लैब में भी वर्क कर सकते हैं या फिर आप एक टीचर भी बन सकते हैं, कि आपके पास नए स्टूडेंट्स हैं मेडिकल रेडियोलॉजी, आप उनको पढ़ा भी सकते हैं। टीचर्स भी बनाता है यहाँ पे और टेक्नोलॉजिस्ट भी बनाता है। क्लियर? रेडियोलॉजी के अंदर क्या क्या आपको सीखने के लिए मिलेगा। फिर नर्सिंग में आता है, नर्सिंग में तो सॉर्टेड रहता है हमारे बच्चों को कि भाई नर्स की जितनी भी क्वालिटीज है, कि पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, क्या क्या उसकी सर्जिकल कंडीशंस है, उसके जितने स्टार्टिंग के मेडिकल वाइटल्स है उनको रिकॉर्ड करके रखना, ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाया जाएगा आप लोगों को। एंड फर्स्ट ईयर से ही आपको एम्स के मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी प्रॉपरली, कैसे पेशेंट्स के साथ डील करना है, उनकी फैमिलीज के साथ, जनरल पब्लिक कॉपरेट कैसे करना है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। क्लियर? पोस्ट बेसिक हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसके बारे में बताऊंगी भी नहीं आप लोगों को। फिर आता है हमारे पास बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। डेंटल मतलब डेंटिस्ट से रिगार्डिंग है, कि आप वहां पे एक डॉक्टर को असिस्ट करोगे किसी भी डेंटल हॉस्पिटल, एम्स का ही होगा ऑब्वियसली बात है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आपको पहली चीज तो आपको डेंटिस्ट से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको मिला है, कैसे पेशेंट की केयर करना है, उसको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है, ये सारी चीजें मिलने वाली है। डेंटल हाइजीन में भी वही डेंटिस्ट से रिगार्डिंग वाली सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी आपका। फिर आता है ओटीटी, सबसे इंपॉर्टेंट ही है, एक रेडियोलॉजी वाला, ओटीटी वाला, ऑप्टोमेट्री वाला और बीएससी नर्सिंग, ये सबसे अच्छे कोर्सेज है। ओटीटी में आपको पूरा का पूरा ऑपरेशंस की थ्योरीज बताई जाएंगी, कि भाई अगर किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करना है, ऑपरेट करने से पहले क्या क्या उसके पैरामीटर्स आपको चेक करने, क्या क्या इक्विपमेंट्स वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है उसमें आप कैसे डील करोगे, ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। और ये किसके लिए होता है? वही स्टूडेंट जो 10+2 पास करके आए हैं, उसके बाद एम्स नर्सिंग का एग्जाम देंगे, उनको ओटी में डायरेक्टली आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग देना। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? चलो, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर। अब हम आ जाते हैं जरा सीट्स के ऊपर। कोर्सेज हमें पता चल गया, अब जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है वही अपने पसंद का कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप जरा सीट्स देखना। पहले मैं आप लोगों को दिल्ली का बताती हूँ बच्चों की, ये पैरामेडिकल का है, पैरामेडिकल का ना, हाँ बीएससी पैरामेडिकल वाले कोर्सेज का है। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करना है, कि सपोज अगर आपको लगता है बच्चों की मेरे को बीएससी इन ऑप्टोमेट्री करना है, दिल्ली से ही करना है, और आपकी कैटेगरी है जनरल, तो ध्यान रखना जनरल की सिर्फ 10 सीटें हैं वहां पे। और 10 सीटों पे ऐसे मान के चलना कि अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स होंगे। 10,000 में से कम ही बता रही हूँ, उससे तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो इन 10 सीट्स के लिए, सिर्फ 10 सीट्स के लिए फाइट करेंगे। तो आपको आउट ऑफ 10,000 टॉप 10 में आना है। अगर आप आ सकते हो बच्चों, तभी ये ट्राई करना। ये दिल्ली का बता रही हूँ मैं अभी सिर्फ आपका। टोटल अगर हम देखें तो ऑप्टोमेट्री की 24 सीट्स है, जिसमें 7 ओबीसी की है, 4 एससी की है, 1 एसटी की है, 2 ईडब्ल्यूएस की है एंड 2 पीडब्ल्यूबीडी की है। क्लियर? अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों ये है, कि सपोज करो आपके पास एससी पे आ जाए, चलो एससी वाली बताती हूँ कि एससी की 4 सीटें हैं, लेकिन एससी की 4 सीटें में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स फिल हुआ है, एक सीट वैकेंट रह गई।
तो वो सीट किसको मिलेगी? अब यहाँ पे एसटी के बाद हमारे जो ये ओबीसी वाले या फिर एसटी वाले जो कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको ऑप्शन मिलेगा, उनको चांस मिलेगा अगर वो एलिजिबल हैं कि भाई तुम्हें ओबीसी में सीट नहीं मिली, ओबीसी की 7 सीट फुल हो गई, लेकिन हमारे पास एससी में एक सीट वैकेंट रह गई, तो वहां से फिल करेंगे। कैटेगरी वाइज भी सीट्स फिल हो जाएंगी कि अगर जनरल की 10 है लेकिन हमारे पास अवेलेबल सिर्फ 8 ही है, तो जनरल की सीट्स ओबीसी वाले को भी मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मार्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। कितने आपको परसेंटाइल लेके आना है, कितना परसेंटेज आपको करना है, सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट यहाँ भी आप लोग लिख लो कि अगर मेरे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, तो उनको 65% से ज्यादा लेके आना है। 65% पे कट ऑफ जाती है, फिर उसके बाद आपकी रैंक स्टार्ट हो जाएगी और सीट्स फुल होनी स्टार्ट होंगी। रैंक 1 को मिलेगी, जनरल में जो होगा रैंक 1 उसको मिल जाएगी सीट, फिर रैंक 2, फिर ऐसे टॉप 3 रैंक, टॉप 10 रैंक को मिलेगी। फिर इसके बाद जनरल के बाद एससी होगा, एसटी होगा, यहाँ पे आपका 45% पे हो जाता है। ओबीसी वालों को चाहिए होता है 55%, ईडब्ल्यूएस वालों को भी अराउंड इतना ही चाहिए होता है, 55% के समथिंग। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सॉर्टेड यहाँ तक। तो दिल्ली का मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। दिल्ली के अलावा अगर आप कहीं और पे भी ट्राई करने का चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। सीट्स देखना दिल्ली में ही वैसे मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा है, देखो बीएससी इन ऑप्टोमेट्री में। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है अलग अलग, जैसे रायपुर में आपको नए कोर्सेज देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि ये BASLP ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज वाला है रायपुर से, अगर आप ये करना चाहते हो। ऋषिकेश में स्लीप टेक्नोलॉजी भी है, रेडियोथेरेपी है, यूरोलॉजी है, लेकिन सीट्स बहुत कम है, 1 सीट है, 5 सीट है। तो मेरे लिए तो यही बेस्ट है कि भाई आप लोगों को सीट्स देख लेना है यहाँ पे कि किसमें ज्यादा सीट्स है, फिर उसी को आप टारगेट बना के चलना। जैसे रायपुर में ओडीटी में आपकी 8 सीट्स है अवेलेबल, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? चलो अब मैं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग का सीट सिखाती हूँ। बीएससी नर्सिंग, बिकॉज टारगेट तो हमारे बच्चे बहुत सारी गर्ल स्टूडेंट्स, ये गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, बॉय स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, देखो ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपरली, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली। तो बॉयज ये मत सोचना आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज है। आप लोगों के लिए एम्स में बीएससी नर्सिंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा स्टेट जो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है ना बीएससी नर्सिंग के लिए, आप उसमें जा सकते हो। वहां से यूपी का होता है, राजस्थान का होता है, बिहार का होता है, हरियाणा का होता है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नर्सिंग के लिए। ठीक है? अब नर्सिंग में आ जाते हैं हमारी दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए। टोटल 96 सीट्स हैं। तो आप जितने भी एप्लीकेंट्स हो तो आपको ध्यान रखना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को सिक्योर करके चलना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप वहाँ पे 37 सीट्स अवेलेबल है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 होंगी, ओबीसी के लिए 25, ओबीसी पीडब्ल्यूडी एसटी के लिए 14 और एसटी के लिए 7, ऐसे करके टोटल 90। सबसे ज्यादा सीट्स जो हमें मेरे को देखने के लिए मिल रही है वो है जोधपुर के अंदर और आपका ऋषिकेश में। तो टारगेट बना लेना कि भाई मेरे को या तो दिल्ली में मिल जाएगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा जोधपुर में या फिर ऋषिकेश में, यहाँ पे कहीं ना कहीं। और टोटल अगर मैं सीट्स देखूं, बिकॉज आप लोगों को तो एम्स चाहिए, लोकेशन भी मैटर करती है बट कॉलेज सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। टोटल 966 सीट्स अवेलेबल है मेरे पास बीएससी नर्सिंग के लिए, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से जगह पे कौन से एम्स के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है। सबसे कम सीट्स हमारी एम्स नागपुर में है बीएससी नर्सिंग की, बिलासपुर में भी देखो सबसे कम है। Sorted? सबको पता चल गया टोटल 966 सीट्स हैं। कहीं ना कहीं एडमिशन तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से मिल जाएगा। एंड एडमिशन ऑब्वियसली तभी मिलेगा जब आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अब आते हैं हमारे पास इन कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या क्या रहता है। बीएससी नर्सिंग का ड्यूरेशन तो हमारे सभी बच्चों को पता है कि भाई 4 ईयर का होता है। फर्स्ट ईयर से ही आप लोगों का उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। 4 ईयर फिनिश होते ही आप लोगों को एम्स में ही जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब। स्टार्टिंग वाली सैलरी याद रखना 80 से 85,000, इतनी 101% सबको मिलेगी। एंड एवरी पहले 2 मंथ्स में इंक्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद ईयर वाइज इंक्रीमेंट होता है। एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने एम्स नर्सिंग किया है एम से एंड वो वहां पे जॉब करे, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि मैम ने गूगल सर्च किया 85,000 बता रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। इवन अगर आप एम से नहीं नीट के थ्रू भी करना चाहते हो तो दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जिसमें आप करके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे भी जा सकते हो। ठीक है? तो ऑप्टोमेट्री देखना 4 ईयर का है, आपका एमएलटी भी 4 ईयर का है, डेंटल ऑपरेटिंग वाला 3.5 ईयर है, और ओटीटी हाफ ईयर का है 3.5। ठीक है? पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2 ईयर आप लोगों के लिए नहीं है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स के लिए है बच्चों, ये 4 ईयर में गारंटेड जॉब है।
क्लियर। बाकी आप यहाँ पे भी नीचे भी देख लेना, सब में ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉलेज वाइज आप देख लेना, ये हो जाएगा। चलो, इतनी इन्फॉर्मेशन अब हम लोगों को पता चल गई। अब हम नेक्स्ट चीज आती है कि भाई एग्जाम कब होगा। तो हमारे जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले बच्चे हैं सबको एक डेट फिक्स कर लेनी है अपने माइंड में कि भाई आप लोगों का एग्जाम है 3 जून को, सैटरडे में। तो इस डेट तक आपको अपनी प्रिपरेशन 101% बना के रखनी है। सिलेबस मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, सबके साथ सिलेबस शेयर करूंगी, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना। क्लियर। 3 जून डेट में आपका एग्जाम होगा। डन। चलो, फिर आते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर आप देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस का आप लोगों ने सर्टिफिकेट लगाया होगा यहाँ पे। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बोलता है कि भाई आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ना, 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू वाला होना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे मैम मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया पहले वाले से, तो बस एक चीज ध्यान रखना कि अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लेना। और अभी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, ये जो डेट एक्सटेंड किया है ना 20 अप्रैल 2023, ये सिर्फ इसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से इन्होंने डेट एक्सटेंड किया है, क्योंकि सब बच्चे अपना जो सर्टिफिकेट रिन्यू कराएंगे 1 अप्रैल के बाद कराएंगे, राइट और नॉट। तो 1 अप्रैल के बाद वो रिन्यू कराने वाला है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है अभी भी कि आप करेक्शन विंडो आने पर, जब आप करेक्शन विंडो आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग उसको चेंज कर देना। तो अगर आप लोगों के पास, ध्यान रखना, 1 अप्रैल आते ही जितने भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे सब के सब अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करा लेंगे, क्योंकि वो एवरी ईयर रिन्यू होता है। उसमें और कोई ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं कराना है, कुछ भी नहीं, सबको रिन्यू कराना है। सेम फॉर माई नीट स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो रिन्यू जरूर करा के रख लेना, बाय चांस डेट एक्सटेंड होती है या करेक्शन विंडो आता है तो नए वाला अपलोड कर देना वहां पे। डन। ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद आता है हमारे पास बच्चों की, अभी आप लोगों के अपने बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो कितनी आप लोगों को कट ऑफ चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में। तो जितने भी मेरे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं ना, तो एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इंग्लिश में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों सब्जेक्ट्स, मतलब चारों सब्जेक्ट्स के मिला के इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। ये नहीं कि फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ रखे हैं, एग्जाम री एग्जाम दिए जा रहे हो, नहीं होना चाहिए ऐसा। आइडियली तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। जो SC ST वाले हैं उनको 50% है, अगर इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाना, एम्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे नहीं है। सबके लिए है 55% फॉर जनरल ओ BS EWS, SC ST वालों के लिए 50%। सभी एम्स में यही अप्लाई होने वाला है, सभी एम्स के अंदर। तो किसी किसी के अंदर होगा, जैसे कि आप देख लो 45% भी होगा, लेकिन 50 मान के जाना, बिकॉज नीट के लिए भी तो आप अप्लाई करोगे ना, ये होगा। तो ये हुई हमारी एक अनादर मैन इन्फॉर्मेशन। अब तक मैंने आप लोगों को टोटल एम्स कितने हैं वो बता दिया है, हर एक एम्स के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है मैंने आप लोगों को वो बता दिया है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कोर्सेज में, आप लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो आपको बता दिया है, डेट एक्सटेंड हुई कितनी हुई वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास बच्चों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे देखा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर, इतना तो सबको पता है BSc नर्सिंग जो है हमारी सब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ये तो कुछ नहीं है। एग्जाम पैटर्न पे आ जाओ अभी। अब एग्जाम पैटर्न में बच्चों ध्यान से देखना, सभी सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज है, जैसे नीट में रहता है ना बायो का 50% होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 30 केमिस्ट्री से, 30 बायो से, एंड 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आएंगे। टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन, टाइम मिलेगा आपको 2 आवर का। ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा ये आपका। ऐसा एग्जाम होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 मार्क्स की, 1/3 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। फिर इतना हो गया हमारे पास। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, हमारे जो PCB वाले बच्चे हैं ना, वो तो नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज पैरामेडिकल के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है, हमारे PCM वाले बच्चे जो अगर वीडियो देख रहे होंगे
वो सोच रहे होंगे यार मेरे को भी जॉब चाहिए 4 ईयर के बाद जरूर, तो पीसीएम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेकिन वो सिर्फ पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो नर्सिंग के लिए नहीं कर सकते। पीसीएम वाले बच्चे पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे एग्जाम प्रोसीजर में आएगा तो वहां पे आपको मैथ्स की जगह पे बायो या बायो की जगह पे मैथ्स सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर? ये हो गया हमारा। एंड आप लोगों का जो कट ऑफ आएगा, जो मेरिट लिस्ट आएगा, वो आपकी कैटेगरी वाइज के बेसिस पे ही आने वाला है। का हो गया। फिर इसके बाद आता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना काउंसलिंग प्रोसीजर भी बता देती हूँ कि काउंसलिंग के टाइम पे क्या होगा। हाँ, अगर टाइप वाली एक केस होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होता है कि मैम अप्लाई तो 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, सीट्स इतनी कम है। तो अगर वहां पे टाइप हो गया कि मैम मेरे भी 70 मार्क्स आ गए, किसी दूसरे के भी 70 मार्क्स आ गए, तो एम्स रैंक कैसे डिसाइड करेगा? एम्स रैंक डिसाइड करेगा हाईएस्ट मार्क्स इन बायोलॉजी या फिर मैथ्स। अगर आप पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जिस स्टूडेंट, इन दोनों के 70 है, लेकिन एक के मैथ्स बायो में है 40, दूसरे के है 39, तो फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी? 40 वाले को मिलेगी, क्योंकि उसके बायो में हाईएस्ट है। सेम केस मैथ्स के साथ होगा, मैथ्स में जिसके हाईएस्ट होगा उसको मिलेगा। फिर अगर सपोज करो बायो में भी सेम है, दोनों के 40-40 हैं, फिर केमिस्ट्री के चेक करेगा एम्स, फिर फिजिक्स के चेक करेगा, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन को चेक करेगा, भाई जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? चलो, फिर आता है हमारे पास पोस्ट बेसिक के लिए है, ये तो रिटन टेस्ट वगैरह, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आप लोगों के लिए नहीं है। सीट एलोकेशन क्या होगा? सीट एलोकेशन के लिए बच्चों 4 राउंड्स होंगे, ये मुझे नहीं लगता ऐसा भी ज्यादा आप लोगों के लिए फॉर्मेटिव होगा, बट इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे 4 राउंड्स होंगे। एम्स की साइट पे ही आप लोगों को लिस्ट मिल जाया करेगा, उस लिस्ट में बस आप लोगों को अपना रोल नंबर देख लेना है कि भाई मेरा रोल नंबर, मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है नहीं है, कौन सी रैंक पे है, पूरी डिटेल आपको वहां पे मिल जाने वाली है। कट ऑफ के बेसिस पे ही यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें मिलने वाली है। जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि भाई अगर एससी की कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसको कौन फिल करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी हुई है इस वाले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, ये सब काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों का, अभी मेन चीज है सिर्फ आप लोग मेहनत करो, अच्छे से अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 के है, ये आप लोगों को बता ही दिया है मैंने। ये फॉरेनर्स के लिए सीट है, फॉरेनर्स तो कोई नहीं वीडियो देख रहा होगा, आई डोंट थिंक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिए मैंने आप लोगों का पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कोड कैसे जनरेशन करना है, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, तो वहां से आप कोड जनरेशन देख लेना। रेस्ट आपका जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो रखा है। हम्म, 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 हम्म। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज होगी बच्चों यहाँ पे, कि जब आप लोग एम्स में एडमिशन लोगे ना, तो एडमिशन के टाइम पे ना आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब आपकी जब 12 जहाँ से 12th करो वहां से आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, एम्स हमेशा उनकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखने वाला है। एम्स ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखेगा, इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि भाई आप एम्स के साथ साथ कहीं और एडमिशन ना ले रखा हो आपने, तो सारी ओरिजिनल कॉपीज मिलेंगी। अब इसके बाद मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बतानी है, हाँ, फीस का, कि हमारे बच्चों को एम्स में एडमिशन हो गया है तो अब उनको कितना फीस पे करना है, और इसको देखने के बाद तो ना आप लोग 101% श्योर हो जाओगे कि भाई मुझे तो एम्स में एडमिशन लेना है। सबसे पहली चीज, आपको एम्स में आपका मार्क्स अच्छे आ गए, आपको एडमिशन मिल गया, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी सिर्फ 25 रुपीज, 25 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद ट्यूशन फीस देखो कितनी कम है, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो 4 ईयर की फीस आपकी एवरी ईयर सिर्फ 600 फीस आपको देनी है, तो टोटल कितनी हो गई है? 2400, मतलब 2400 रुपये में आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी। और इसके अलावा और भी अच्छे स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा आप लोगों को, वो भी बताऊंगी। ऑप्टोमेट्री कर रहे हो तो कितना फीस होगा? 300 पर ईयर होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ से देख सकते हो। हॉस्टल अगर आप एम्स का ले रहे हो तो देखो हॉस्टल का चार्जेस कितना है पर ईयर, सिर्फ 480 रुपीज, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? ये पोस्ट बेसिक के लिए 240, इसके लिए तो और भी ज्यादा कम है। उसके साथ साथ आपसे 100 रुपीज एम्स लेगा, वो किस लिए? हर एक स्टूडेंट से डिपॉजिट कराया जाएगा कि बाई चांस आपने एम्स में कुछ तोड़फोड़ कर दिया, कुछ ब्रेकेज हो गया, या आपको से कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह टूट गए हैं, तो 100 रुपीज आपसे वो डिपॉजिट कराएगा। इसके साथ साथ आपसे हॉस्टल का सिक्योरिटी चार्जेस लेंगे वो 1000,
1000 सिक्योरिटी चार्जेस होगा, आपका 480 पर ईयर होगा, तो मतलब आपका 1480 रुपीज आपके जाएंगे हॉस्टल के। और अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो 1 ईयर का कितना जाएगा, 600 जाएगा। तो टोटल देखो आपको 1600 और प्लस 25 आपके रजिस्ट्रेशन करना इनको ऐड। 2100 रुपए में आपका एडमिशन डन एम्स में, देखो कितना सस्ता है। और 2000 आपके रजिस्ट्रेशन में लगे हैं, तो जितने रजिस्ट्रेशन लगे इतने में तो आपका एक साल निकल जाएगा एम्स के अंदर सॉर्टेड यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप एम्स की लाइब्रेरी भी लेना चाहते हो, लाइब्रेरी में सारी फैसिलिटीज, तो 50 रुपीज लगेंगे पर ईयर उसके, सिर्फ 50 रुपीज में ऑल डन। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी फीस के बारे में। अब यहाँ पे इन्होंने ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एम्स ऋषिकेश के बारे में दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे ना कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भाई एम्स ऋषिकेश इतना ज्यादा चार्जेस क्यों ले रहा है। कि देखो एम्स ऋषिकेश से अगर आपको रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी करना है ना, तो फर्स्ट ईयर की फीस होगी 50,000, सेकेंड ईयर की भी 50,000 होगी, थर्ड ईयर की भी 50,000। सिर्फ एम्स ऋषिकेश ले रहा है ये, और कोई नहीं। एम्स ऋषिकेश, बाकी सब में जो फीस ऊपर बताया वो अप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसके बाद होगा आपका फीस फॉर अदर सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अलावा अगर आप कोई और सब्जेक्ट में करना चाहते हो तो उसके लिए भी कुछ इन्होंने बताया 30। तो मेरे को नहीं लगता ये ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, जितना मैंने ऊपर फीस वाला बताया इसको ध्यान रखना बस आप लोग, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे बच्चों के लिए। अब आ जाते हैं हम जरा स्टाइपेंड पे। देखो स्टाइपेंड में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। स्टाइपेंड में आप लोगों को, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको 500 रुपीज पर मंथ मिलने वाला है। 500 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप के टाइम पे। आई यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे कि स्टाइपेंड आपको पर मंथ इंटर्नशिप के टाइम पे मिलेगा, या फिर मुझे लगता है कि 1500 आपका कोर्स के टाइम पे भी मिल सकती है। ये मैं आप लोगों को क्लियरिटी बताऊंगी। ऑप्टोमेट्री में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई आपको 100 पर मंथ तो मिलेगा, और जब आप इंटर्नशिप करोगे ना फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर वाला पूरा इंटर्नशिप में काउंट होता है, तो 13,940 पर मंथ। मतलब आप लोग अगर ऑप्टोमेट्री कर रहे हो, ऑप्टोमेट्री वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, आप फोर्थ ईयर से ही इनकम करना शुरू कर दोगे, एवरी मंथ आपको 13,940 रुपीज आपको मिलेंगे, जो एम्स देगा। अगर आप मेडिकल रेडियोलॉजी कर रहे हो तो 500 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, ये स्टाइपेंड विल बी पेड ड्यूरिंग इंटर्नशिप, वही 10,000 समथिंग, ये भी 10,000 के अराउंड। सबसे ज्यादा किस में मिल रहा है, ऑप्टोमेट्री के अंदर मिल रहा है आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन। फिर इसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ, ये तो आप जब एम्स जाओगे तभी देख लेना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पे हमारा फिनिश होता है कि भाई प्रोस्पेक्टस के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब जरा सिलेबस पे आ जाए। चलो, फिर अब मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस और दिखा देती हूँ अच्छे से। तो बच्चों, तो देखो अब हम जरा एक बार सिलेबस के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया था, 2 आवर्स का होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यू आएंगे 30-30, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 10 क्वेश्चंस आपके जीके से आएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का, टोटल मार्क्स होंगे 100। अब जरा कट ऑफ पे आ जाता है कि आपका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, मतलब 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो बच्चों, तो 65 प्लस आपको मार्क्स लेके ही आना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगी बच्चों 80 मार्क्स तो एटलीस्ट टारगेट बना के रखो कि भाई 80 मार्क्स लेके आना है एट एनी कॉस्ट। अगर आप ईडब्ल्यू से हैं तो आपको 50 प्लस मार्क्स लेके आना है, मतलब 50% से ज्यादा आपको स्कोर करना ही करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 50 प्लस, अगेन SC ST का आपको 45 प्लस ही आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना सबको, समझ में आया कट ऑफ के बारे में एंड एम्स एग्जाम के बारे में। फिर आते हैं हम लोग सिलेबस पे। अब देखो सिलेबस आप लोगों के सामने है यहाँ पे, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। अब चैप्टर्स देखना बच्चों कितने कम है एज कम्पेयर टू द नीट एज वेल एज सीयूटी, दोनों से बहुत कम सिलेबस है। फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, सो दीज आर द चैप्टर्स जो फिजिक्स में आने वाले हैं, एंड दीज आर द चैप्टर्स जो आपके केमिस्ट्री में आने वाले हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम हम अलग अलग साइड्स पे जाते हैं, सिलेबस अलग अलग होता है। बच्चों जो सिलेबस मैं दिखा रही हूँ ना, यही एक प्रॉपर सिलेबस है जो आपका एम्स नर्सिंग के लिए अप्लाई होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इन्हीं चैप्टर्स को सबसे स्ट्रॉन्ग करना, उसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज आप लोगों को कराएंगे। फिर ये है हमारे पास बायोलॉजी का सिलेबस। देखो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंट सेल थ्योरी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्लासिकल क्लासिफिकेशन। अब आप बोलोगे मैम ये तो चैप्टर्स नहीं है, तो टॉपिक्स, एग्जैक्टली ये टॉपिक्स है। लेकिन इन टॉपिक को ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस कर लिया छुट्टी, नहीं।
डिटेल में करना है पूरा का पूरा, ये नहीं सिर्फ एनसीईआरटी तक स्टिक नहीं रहना है, एनसीईआरटी के बाहर भी जाके करना है। और मैं ट्राई करूंगी कोई अच्छी सी बुक आप लोगों के लिए सर्च करके वो बताऊंगी, जिसमें आप उसको रेफर कर सकते हो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए। एज वेल एज जनरल नॉलेज का भी यहाँ पे सिलेबस है आपका, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जोग्राफी, कल्चर, इन सब के लिए आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? सिलेबस वाला डाउट सबको क्लियर? बिकॉज बहुत टाइम से बच्चे मेरे को बोल रहे थे मैम सिलेबस बता दो, मैम ये बता दो। तो सारे डाउट्स मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, 3 जून टारगेट रखो। अपने जनरल कैटेगरी वाले बोलोगे भाई 80 मार्क्स मेरे को लेके ही आने हैं, एट एनी कोस्ट लेके आने हैं, तैयारी करनी शुरू कर दो। इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जितना ज्यादा से अच्छे हो सके उनको पढ़ो, एंड साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक मैं सजेस्ट कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है? तो यहाँ पे एम्स नर्सिंग के अगर इसके अलावा भी आप लोगों के डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करना इग्नोर करना। कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा, इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना कि मैम मेरा ये डाउट है, मेरे सॉर्टेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी यूट्यूब पे भी, अनलेस हम अपनी गूगल मीट पे तो क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।